हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दमदार क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मकसद है वो एमसीक्यू केवल लेना नहीं है, पर्टिकुलर एक टॉपिक, एक चैप्टर लेंगे। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो हाई स्कूल लेवल तक साइंस पूछी जाएगी, तो हम उसी लेवल तक की साइंस को एक अच्छे ऑर्डर पे पढ़ेंगे। तो आज मैंने ये किया है कि एक चैप्टर लिया है और उस चैप्टर के बेसिस पर पहले मैं आपको उसकी थ्योरी पूरी समझाऊंगा, वो चीजें जो एग्जाम के रिलेवेंट है, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और फिर उन्हीं पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे जो उसी क्लास की को ये कह सकते हैं कि जो भी सी उस क्लास का जो भी पैटर्न है उसी से वो क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछा जाए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी क्लास की टाइमिंग कुछ इस हिसाब से है कि हिस्ट्री आपको 8 AM, मैथमेटिक्स 7 PM और फिजिक्स बायोलॉजी 9 PM पे मिलेगी, जबकि करंट अफेयर्स आपको रोज मॉर्निंग 7 AM, रीजनिंग 6 PM और केमिस्ट्री या फिर जियोग्राफी आपको मिलेगा 8 PM पे। ठीक है, तो आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे, बट इससे भी पहले आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और भी बहुत सारी जो अच्छी चीजें हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो रिलेवेंट है, जो आने वाले एग्जाम्स के लिए जरूरी है, नोटिस है, वो भी वहां पे आपको मिलेगी। तो आज हम लोगों का चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिएगा, टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को पहले हम लोग डिटेल से समझेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रेविटेशन क्या है। तो देखिए, जब कोई भी दो बॉडी, सपोज दैट ये दो बॉडीज हैं जिनका कुछ मास है, लेट्स से ये m1 है और ये m2 है, इसका कुछ मास है और ये एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को किसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बॉडी में कुछ मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट जरूर करेगा। अब बात यह है कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो कितना होगा? कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां पे कैपिटल G क्या है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कैपिटल G के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैपिटल G क्या है? तो ये है कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, जिसमें से इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए होता क्या है, समझिएगा। 6.67, ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बताइए एट सेंटर ऑफ अर्थ जी की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपको ये बात बता दूं, जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती है। चाहे आप अर्थ के सेंटर पे, चाहे अर्थ के सरफेस पे, चाहे मून पे, चाहे मार्स पे, चाहे सन पे, या किसी भी प्लैनेट, मतलब थ्रू आउट दिस यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती। ये आप ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला जाता है। ओके, अगर बात हम करें स्मॉल जी की, तो स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जी की वैल्यू चाहे हम नीचे जाएं या हम ऊपर जाएं, दोनों केसेस में डिक्रीज होता है। दोनों केसेस में डिक्रीज होता है। तो यहां पे हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो जिसका मैग्नीट्यूड हम इस फार्मूले से यहां पे फाइंड कर लेते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या समझिए, F जो है ये प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, और जो F है ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर है। मतलब ये आप r के साथ जो भी चेंज करेंगे उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल फोर्स के साथ होगा। सपोज दैट अगर आपने r को 2 टाइम्स किया, ठीक है, डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस जो है ये 2 टाइम्स बढ़ा दी, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, और 4 का रेसिप्रोकल 1/4। इसका मतलब फोर्स 1/4 हो जाएगा। मीन्स टू से कि अगर पहले शुरुआत में उस पर 64 न्यूटन फोर्स लग रहा था, तो अब उस पर केवल 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये नया फोर्स हो जाएगा, न्यू फोर्स। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया है, जिससे उसका फोर्स 1/4 टाइम्स हो जाएगा। और क्या है? मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, मतलब मास जितना ज्यादा होता जाएगा, सपोज दैट आपने इसको 2 टाइम्स किया, इसको भी 2 टाइम्स किया, तो ओवरऑल हो जाएगा 4 टाइम्स।
ठीक, अगर पहले वाले को 2 टाइम्स किया, दूसरे को हाफ किया, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखिए समझिए यहाँ पे, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, तो यहाँ पे जो कैपिटल एफ का फार्मूला भी हमने बता दिया, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वो ये होता है। ठीक, ये जी क्या है, जी है उस प्लैनेट के लिए, किसी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ये आर क्या है, उसका रेडियस। तो कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि अगर प्लैनेट श्रिंक हो रहा हो तो उसके स्मॉल जी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एक बात आप ये जान लीजिए, जो भी चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है, यानी जैसे अपॉन में है, तो फिर इसकी वैल्यू घटने पे ये बढ़ेगी और इसकी वैल्यू बढ़ने पे ये घटेगा, मतलब उसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा। सपोज दैट अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो जी की वैल्यू कम होगी, और अगर आर की वैल्यू कम हो रही है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स हर दो बॉडी के बीच में काम करेगा जिनका कुछ मास होगा। ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये कई बार पूछा गया है। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैपलर के प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। कैपलर के प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड। अब कैपलर्स का प्लैनेटरी मोशन क्या होता है, पहले आप इसको समझ लो। देखिए कैपलर ने ये बताया कि जैसे ये सन है ना, तो इसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। अब अगर प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं तो पहली चीज उन्होंने ये बताई कि जो प्लैनेट है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। कैसे ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, पहली चीज उन्होंने बताई। दूसरा ये बताया कि इसको सन को प्लैनेट से मिलाने वाली लाइन सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है। मतलब ये, अब जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं समझिएगा, जब प्लैनेट, ठीक है, व्हेन प्लैनेट, ठीक है, समझिए इसको ध्यान से, जब यहां पे होगा तो इसकी स्पीड स्लो होगी, लेकिन जब ये यहां पे पहुंच जाएगा, इसके नजदीक पहुंच जाएगा, इस केस में, ठीक, इस केस में, तो यहां पे अब जो पोजीशन होगा ये फास्ट होगा। ठीक, ये तेजी से फास्ट इधर ऐसे मूव कर रहा होगा, यहाँ पे स्लो मूव कर रहा होगा। यहाँ पे कैसे मूव कर रहा होगा, स्लो, और यहाँ पे कैसे मूव कर रहा होगा, फास्ट मूव कर रहा होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब प्लैनेट सन के करीब होते हैं तो फास्ट मूव करते हैं, और जब दूर होते हैं तो स्लो मूव करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सबसे ज्यादा दूर कब होता है, तो सबसे ज्यादा दूर होता है 3 जनवरी को। ठीक है, सबसे ज्यादा दूर होता है 3 जनवरी को। ठीक, जिसको हम एपीहीलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीहीलियन, या हिंदी में कहें तो अपसौर बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा दूर होता है। खैर इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो ये बात समझ में आ गई किस हिसाब से मतलब डिपेंड करता है। और इसका जो एक तीसरा लॉ है ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ देखो, फर्स्ट लॉ बता दिया कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड मैंने बता दिया कि द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब सूर्य को उस ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, और ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम, ये कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो कैपलर का दूसरा नियम है वो किस संरक्षण पर आधारित है, तो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। तीसरा क्या कहता है, तो तीसरा कहता है कि द लाइन टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, यानी किसी भी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये कैपलर्स ने बताया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी, समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी प्लैनेट में लाइफ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही एटमॉस्फेयर को बांध के रखता है। यानी किसी प्लैनेट में कितना एटमॉस्फेयर होगा, डेंस होगा, रेयर होगा, मतलब सघन होगा या विरल होगा या नहीं होगा, जैसे कि मून पर, तो उसका सीधा सीधा रोल जाता है ग्रेविटेशन पर। अगर किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पावर बहुत कम है, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षमता बहुत कम है, तो उस प्लैनेट पर जो वायुमंडल होगा वो बहुत पतला होगा। अगर बहुत ज्यादा कम है तो वहां पर वायुमंडल होगा ही नहीं, जैसे कि चंद्रमा पर।
ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पर और इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मेक्स मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए कोई भी प्लैनेट या कोई भी बॉडी एक दूसरे की तरफ चक्कर अगर लगा रही है तो उसका एक ही कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, अब इसमें जैसे कहा गया है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स, ठीक है, किसी बॉडी का जो मास होता है वो उसका इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, देखिए कई बार पूछा जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है किसी वजह से आप चल रहे हैं तो आपकी बॉडी चाहती है कि हम चलते ही रहे, मतलब अपनी स्टेट को बनाए रखने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। जैसे अचानक से बस रुकेगी, आप आगे की तरफ चले जाएंगे, अचानक से बस चल जाएगी तो आप पीछे की तरफ चल जाएंगे। तो ये सब किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। तो इस टॉपिक को हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे। Which of the following case do not take place due to gravitational force, इनमें से कौन सी चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं होती, तो वो है मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन। मतलब देखिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई रोल नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑन मून, तो हमने बताया था यहाँ पे कि कैपिटल जी की वैल्यू कहीं नहीं बदलती है। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, तो कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कहीं नहीं बदलती। अगर स्मॉल जी की बात करते हैं, जो मून पे स्मॉल जी होता है वो अर्थ का 1/6 होता है। ये भी कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा। मैंने भी कई एग्जाम में इसको फेस किया कई बार, कि आपसे ऐसे कहा जाएगा कि अर्थ पे किसी पर्सन का मास 60 न्यूटन है, तो मून पे कितना होगा, तो मून पे कितना होगा 1/6 यानी 10 न्यूटन होगा। मून पे उसका वेट कितना होगा 10 न्यूटन। लेकिन अगर बात मास की जाए तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये कहीं नहीं बदलता, चाहे मून पे हो या अर्थ पे हो या कहीं और हो। ठीक है, तो कभी कभी मास के रिस्पेक्ट में भी थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, यही चीजें देते हैं और कहते हैं मून पे बताओ, तो चाहे मून पे या हो या मार्स पे हो, जो मास है वो हमेशा उतना ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है विच कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो सेंटर पे क्या जीरो होता है, तो देखिए हमने बताया सेंटर पे क्या हो जाता है, जी जीरो होता है, और जी जीरो होने का मतलब डब्ल्यू जीरो होगा, क्योंकि डब्ल्यू का फार्मूला होता है एम जी। तो एम जी के जीरो होने से डब्ल्यू क्या, जी के जीरो होने से डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो यानी इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मास जीरो कहीं नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स, अब बताइए दो स्फीयर्स विच आर इन कॉन्टैक्ट, एक का मास m है, दूसरे का मास m/2 है। तो देखिए एक मान लीजिए ये है, दूसरा इसको टच करता हुआ ये है, अगर इनका रेडियस x है तो इनके बीच की दूरी ये कितनी होगी, तो ये होगी 2x। तो बताइए f अगर निकालेंगे तो क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक, क्योंकि इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2x है। तो बताइए यहां से आ जाएगा gm स्क्वायर अपॉन 8x स्क्वायर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी हमने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर की पावर 2 केजी की पावर -2, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सेट बी अबाउट द मोशन ऑफ बॉल जस्ट, अब देखिए अगर किसी चीज को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो इसका मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, क्योंकि उस पर एक्सीलरेशन किधर काम करता है, नीचे की तरफ काम करता है। ठीक, तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि कई बार ये एग्जाम से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए कई बार पूछा गया है कि कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या वहीं पर है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा जी हमेशा नीचे की तरफ ही होता है। बस ये इसमें ये ध्यान रखना होता है, अगर ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी तो उसके लिए जी निगेटिव होता है, और अगर नीचे की तरफ आ रही है तो उसके लिए जी पॉजिटिव होता है, क्योंकि स्पीड बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं व्हाट, ये यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिटार्डेड मोशन, क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड लगातार कम हो रही होती है। अब आगे कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द बॉल व्हेन थ्रोन अपवर्ड, अब बताइए जब यहाँ पे किसी चीज को ऊपर फेंका जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि ये तो कह रहा है कि स्पीड बढ़ रही है,
ये कह रहा है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये कह रहा है कि स्पीड घट तो रही है लेकिन एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, जबकि जब ये ऊपर जाएगा तो घटते घटते इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज ऑन अर्थ विद। अब देखिए जब हमने कहा स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएगी तो भी कम होगा, नीचे जाएगा तो भी कम होगा, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और एल्टीट्यूड दोनों से मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज टू बी हाफ्ड। आप बताइए, अभी हमने कहा क्या कहा था कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, जो भी आप आर के साथ चेंज करेंगे उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल फोर्स के साथ होगा। तो जैसे हमने डिस्टेंस को हाफ किया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, टू मासेस इज टू बी हाफ, मास को इन्होंने हाफ किया। द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज टू बी हाफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए डिस्टेंस को आधा किया है तो हाफ का स्क्वायर 1/4 और 1/4 का रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम 4। इसका मतलब जो बल है, फोर्स है, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिस। ठीक, क्वाड्रेट का मतलब होता है 4 टाइम्स। ए बॉय इज रीलिंग अ स्टोन tied with a string in a horizontal circular path if the string breaks the stone। देखिए इसमें कहा गया है कि एक स्टोन को हम इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे मान लिया रस्सी टूट जाती है तो ये बिल्कुल सीधा टेंजेंशियली चला जाता है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इफ द रिलेशन बिटवीन दिस द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल जी, तो देखो अभी हमने क्या कहा, कैपिटल जी एक कांस्टेंट है जो इस पूरी यूनिवर्स में कहीं नहीं बदलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हो जाएगा इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट फॉर ऑफ, हमेशा मतलब कहीं भी, और कांस्टेंट ऑफ नेचर मतलब ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये कहीं पर डिपेंड नहीं करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, तो अब देखिए जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन किया गया है वो अर्थ या फिर सन के लिए नहीं है, हर एक बॉडी जिसका कुछ मास होता है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। तो यहां पे लिखेंगे एनी बॉडी हैविंग सम मास, कोई भी बॉडी जिसका कुछ मास हो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स लागू होता है। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, तो क्या है, इज इंडिपेंडेंट। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है किसी प्लैनेट के स्ट्रक्चर पर। अगर हम कहें जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो चाहे जुपिटर हो या अर्थ हो दोनों के लिए कैपिटल जी की वैल्यू सेम ही रहेगी, कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस इफ द मास ऑफ ईच ऑफ टू पार्टिकल्स डबल कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम इज अनचेंज। तो कहें ग्रेविटेशनल फोर्स बताइए, F बराबर F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, m1 m2 होता है। अब इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 टाइम्स। अगला है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड ऑन अर्थ बाई, तो देखो अभी मैंने क्या कहा, किसी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स जितना ज्यादा पावरफुल होगा वहां का एटमॉस्फेयर उतना ज्यादा सघन यानी डेंस होगा। लाइक जुपिटर का ग्रेविटेशनल पावर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है, ठीक, सन को छोड़ करके सबसे ज्यादा है, तो इसलिए वहां पे जो एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत डेंस है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेविटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट, देखिए दोनों यूनिट पॉइंट मासेस है यानी A1 के जी E1 का जी, और इनके बीच की डिस्टेंस भी यूनिट है यानी R। तो बताइए जब हम यहाँ पे फार्मूले पे रखेंगे तो कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू 1 रखनी है, तो कैपिटल जी बताओ किसके आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा, यानी उस समय जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल जी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगला कह रहे हैं कि अ प्लैनेट रिवॉल्व, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अभी आप इंपॉर्टेंट मतलब अलग तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे A1 A2 A3 दिया हुआ है और कहा गया है कि A1 in 2 days, A2 in 3 days and A2 in 3 days and A3 in 6 days, देन इनमें रिलेशन क्या होगा। तो देखिए हमने क्या कहा, कोई भी प्लैनेट अगर सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो इक्वल एरिया कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देखिए A3 जो एरिया है वो 6 डेज का है,
A2 जो एरिया है वो 3 डेज का है। अच्छा बताइए, अगर 3 डेज का है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 2A2 जो होगा वो कितना होगा, 6 डेज का। उसके बाद A1 जो एरिया है वो है 2 डेज का, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3A1 होगा वो कितना होगा, 6 डेज का। ठीक, A1 जो है वो 2 डेज का एरिया है, तो 6 डेज में कितना होगा, 3A1। अब बताइए यहाँ पे ये टाइम और ये टाइम सेम हो गया, मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ सारे प्लैनेट सेम टाइम में सेम एरिया कवर करते हैं, तो इसका मतलब ये जो एरिया है ये क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं। तो हम लिखेंगे 3A1 इक्वल टू 2A2 इक्वल टू A3, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो होगा दिस। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड सन दिस इफ 1 ईयर is d days to 1 year of another planet whose average distance from the sun is कितने टाइम्स है, L2 है, will be। तो बताइए यहाँ पे क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ केपलर्स लॉ जो कि ये होता है। तो बताइए यहाँ से T1 T2 अपॉन T1 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा L2 अपॉन L1 की पावर 3। क्लियर है, तो यहां से सॉल्व होके जो T2 आएगा वो आएगा T1 इंटू L2 अपॉन L1 की पावर 3/2। तो यहाँ पे 3/2 जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये वाले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एसक्यू के ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इन क्वेश्चंस को आप खुद में से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुल मिला के अभी ग्रेविटेशन चैप्टर का एक पार्ट अभी और पढ़ाएंगे और उसमें भी ये क्वेश्चंस कराएंगे, देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हैं अगर उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो वो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।